तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था 8 का लेसन, वो कंप्लीट हो गया। पादपों में खनिज पोषण पादप कहाँ से ग्रहण करता है, किस रूप में ग्रहण करता है, खनिजों की कमी से पादपों में कौन कौन से रोग होते हैं, ये सब हमने पढ़ लिया था। अब आज नया अध्याय पढ़ेंगे, अध्याय 9 एंजाइम। तो एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइमों की हमारे लिए क्या उपयोगिता है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो एंजाइम क्या हैं? प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। तो प्रोटीन प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जीवित कोशिकाओं में जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, एंजाइम कहलाते हैं। तो प्रोटीन प्रकृति परिभाषा क्या होगी इसकी? परिभाषा एंजाइम की, प्रोटीन प्रवृत्ति के ऐसे, प्रोटीन प्रकृति लिख दो, प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जीवित कोशिकाओं में जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, एंजाइम कहलाते हैं। समझ में आ गई नहीं? तो प्रोटीन प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जीवित कोशिकाओं में जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, क्या कहलाते हैं? एंजाइम कहलाते हैं। अब सबसे पहले क्या है कि ब्रजीलियस ने 1835 में जैव उत्प्रेरक के रूप में इनकी पहचान की। तो सबसे पहले क्या है कि 1835 में ब्रजीलियस ने जैव उत्प्रेरक के रूप में पहचान की। जैव उत्प्रेरक के रूप में पहचान की। समझ में आ गया? तो एंजाइम की परिभाषा समझने के बाद में सबसे पहले ब्रजीलियस ने बताया था कि एंजाइम जो जैव उत्प्रेरक होते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि एडवर्ड और बुकनर ने सबसे पहले ईस्ट की कोशिकाओं में जाइमेज नामक जटिल की क्या है, खोज की। तो उसके बाद में हम देखते हैं कि एडवर्ड एवं बुकनर ने सबसे पहले ईस्ट में जाइमेज नामक जटिल एंजाइम की खोज की। तो सबसे पहले खोजा गया एंजाइम कौन सा है? जाइमेज है। ये जाइमेज किस में खोजा गया था? ईस्ट में। और किसने खोजा था? एडवर्ड एंड बुकनर ने। उसके बाद में हम देखते हैं कि पहले तो इसको क्या जैव उत्प्रेरक कहा जाता था। तो एंजाइम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था?
विली कोने ने 1878 में किया था। तो 1878 में विली कोहने ने एंजाइम शब्द का प्रयोग किया। जैव उत्प्रेरक के लिए किसका प्रयोग किया? एंजाइम शब्द का प्रयोग किया। अब समझ में आया क्या है? तो सबसे पहले हमने परिभाषा समझी, उसके बाद में सबसे पहले जैव उत्प्रेरक किसने कहा था? 1835 में ब्रेजिलियस ने। फिर हम देखते हैं कि एडवर्ड और बुकनर जो है उसने सबसे पहले ईस्ट में जाइमेज नामक जटिल एंजाइम की क्या है? खोज की। और 1878 में विली कोने ने एंजाइम शब्द का क्या किया? प्रयोग किया। उसके बाद में हम देखते हैं कि एंजाइम जो है इसको क्रिस्टलीकृत रूप में सबसे पहले किसने प्राप्त किया था? जे.बी. सुमनर ने 1926 में। जे.बी. सुमनर ने 1926 में इसे क्रिस्टलीकृत किया या क्रिस्टलीय रूप में प्राप्त किया, क्रिस्टलीकृत किया। तो सबसे पहले क्रिस्टलीय रूप में किसने प्राप्त किया? जे.बी. सुमनर ने। उसके बाद में हम देखते हैं कि सुमनर एवं नॉर्थरोप ने यह प्रमाण प्रस्तुत किया कि समस्त एंजाइम रासायनिक रूप से प्रोटीन होते हैं। तो उसके बाद में हम क्या देखते हैं? सुमनर एवं नॉर्थरोप ने यह प्रमाणित किया कि एंजाइम रासायनिक रूप से प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। तो समझ में आया कि सुमनर एवं नॉर्थरोप ने यह प्रमाणित किया कि एंजाइम जो रासायनिक रूप से क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। और इस कार्य के लिए नहीं क्या है? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको? सुमनर नॉर्थरोप को क्या किया गया? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब मिला था इन्हें नोबेल पुरस्कार? इस कार्य के लिए 1947 में सुमनर नॉर्थरोप एवं स्टैनले को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया। अब
अब तक हमने ये समझा कि एंजाइम जो है वो क्या है, प्रोटीन के ही बने होते हैं, इनकी रासायनिक प्रकृति क्या होती है, प्रोटीन होती है। लेकिन सबसे पहले ये बताया गया कि एंजाइम जो है वो आरएनए अणु भी होते हैं, प्रोटीन न होकर क्या होते हैं, आरएनए अणु भी होते हैं। तो आरएनए अणु के रूप में प्रोटीन के अलावा कौन सा हो गया, अप्रोटीन एंजाइम हो गया। इस अप्रोटीन अणु की खोज जो है वो शेक एवं अल्टमैन ने की, जिसे राइबोजाम नाम दिया गया। तो अल्टमान एवं शेक ने यह बताया कि एंजाइम अप्रोटीन भाग भी होते हैं, अप्रोटीन भाग भी होते हैं, जैसे राइबोजाइम एंजाइम में आरएनए अणु पाया जाता है। तो एंजाइम दो प्रकार के हो गए ना, प्रोटीन वाले एंजाइम और बिना प्रोटीन वाले एंजाइम। अब हम देखते हैं कि ये तो समझ में आ गया ना, एंजाइम की परिभाषा क्या है, एंजाइम का इतिहास क्या है। इतिहास में सबसे पहले एंजाइम को उत्प्रेरक के रूप में किसने, ब्राज़िलियस ने 1835 में खोजा। उसके बाद में सबसे पहले खोजा गया जो एंजाइम है वो है जाइमेज, जिसकी खोज क्या है, एडवर्ड एवं बुकनर ने की। उसके बाद में देखते हैं कि विली कुहने ने 1878 में सबसे पहले एंजाइम शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद में जे.बी. सुमनर ने एंजाइम को 1926 में क्रिस्टलीय रूप में प्राप्त किया। उसके बाद में देखते हैं कि सुमनर एवं नार्थरोप ने यह प्रमाणित किया कि एंजाइम जो है वो रासायनिक रूप से क्या है, प्रोटीन होते हैं, और इस कार्य के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद में आल्टमान एवं शेक ने यह बताया कि एंजाइम जो है वो अप्रोटीन भाग भी होता है, प्रोटीन के अलावा क्या है, अप्रोटीन अणु भी एंजाइम होते हैं। जैसे राइबोजाइम जो है उसमें आरएनए अणु होता है जो क्या है, एक एंजाइम है। अब पढ़ते हैं एंजाइम की संरचना। एंजाइम की संरचना, तो एंजाइम की संरचना में हम पढ़ेंगे कि सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन जो है वो एंजाइम नहीं होती। एंजाइम की संरचना, एंजाइम की संरचना में क्या कि सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, सभी एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, परंतु सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होती हैं।
सभी प्रोटीन क्या नहीं होती है, एंजाइम नहीं होती है। जैसे राइबोजाइम एंजाइम, जैसे राइबोजाइम एंजाइम आरएनए अणु का बना होता है। आरएनए अणु का बना होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि पेप्सिन है। पेप्सिन भी क्या है, एंजाइम है। इसके अलावा यूरिएज है। ये सब क्या है, पूर्ण रूप से प्रोटीन द्वारा निर्मित होते हैं। पेप्सिन, यूरिएज आदि पूर्ण रूप से प्रोटीन के बने होते हैं। प्रोटीन के बने होते हैं। क्या होते हैं, पूर्ण रूप से प्रोटीन के बने होते हैं। अब हम देखते हैं कि एंजाइम जो है उसमें प्रोटीन के साथ साथ क्या है, अप्रोटीन भाग भी पाए जाते हैं, जो प्रोटीन की क्रियाशीलता के लिए क्या है, आवश्यक होते हैं। क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। अधिकांश एंजाइमों में प्रोटीन के साथ अप्रोटीन भाग भी होता है, जो एंजाइम की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम का इतिहास क्या है और एंजाइम की संरचना। ठीक है, अब आगे की क्लास में कल पढ़ेंगे।